Good morning, students. Myself Neelam Vishnoi from Modern Office Management Department, GWPC Jaipur. Today I'll be taking Principles of Management, Code MO 121, and the topic is also Principles of Management, प्रबंध के सिद्धांत. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के सिद्धांत. हेनरी फेयोल, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स. हम ये देख सकते हैं कि हेनरी फेयोल, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहा गया था, उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल बनाए थे. हेनरी फेयोल जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया था और उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए थे और यह उन्होंने व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर निर्धारित किए हैं. तो एक एक करके मैं आपको समझाती जाऊंगी. फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य के विभाजन का सिद्धांत. जैसे नाम से ही पता चल रहा है और हम पिक्चर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हेनरी फेयोल का कहना था कि टोटल वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए, यानी संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में विभाजित करना चाहिए और कार्य के प्रत्येक भाग को एक विशिष्ट ज्ञान या वह व्यक्ति जिसके पास अच्छी योग्यता है उसको सौंपना चाहिए. तो इस सिद्धांत का आधार यही है कि हर व्यक्ति हर कार्य करने में दक्ष तो होता नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य देना चाहिए जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन हो या वो उसमें योग्यता रखता हो और उसका अनुभव हो उस कार्य को करने में. और एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें एक व्यक्ति सारा काम कर भी नहीं सकता है, तो हमको ये सारी चीज़ों को देखते हुए उस कार्य को डिवाइड कर देना चाहिए ताकि सबके पास बराबर से काम आए और वो काम समय पर पूरा हो जाए और जिसका स्पेशलाइजेशन जिसमें है वो उस काम को अच्छे स्किल्स के साथ कर पाए. नेक्स्ट इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत. And in order to get things done in an organization, management has the authority to give order to the employees. Of course, with this authority comes responsibility also. So according to Henry Fayol, the accompanying power or authority gives the management the right to give orders to the subordinate. The responsibility can be traced back from performance and it is therefore necessary to make agreements about this. In other words, we can say authority and responsibility go together and they are two sides of the same coin. तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अधिकार और दायित्व एक साथ मतलब साथ साथ चलने चाहिए. वास्तव में ये एक दूसरे में ही समाये हुए हैं और अधिकार दायित्वों को जन्म दे देते हैं तथा दायित्व स्वीकार करने वालों को ही अधिकार मिलते हैं. तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी, अधिकार और दायित्व का सिद्धांत यह कहता है कि इन दोनों में पर्याप्त संतुलन होना चाहिए और संगठन के अंदर जितने भी प्रबंधक हैं दायित्वों के अनुपात में ही अधिकार भी दिए जाने चाहिए. किंतु फेयोल का कहना ये है कि मैनेजर्स को अपनी स्थिति के कारण औपचारिक रूप से तो अधिकार मिलते ही हैं, किंतु प्रत्येक मैनेजर को अपने चातुर्य से, अनुभव से और चरित्र के आधार पर भी कुछ व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त करते रहने चाहिए. थर्ड इज डिसिप्लिन, अनुशासन का सिद्धांत. वी कैन सी एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन and good discipline is the result of effective leadership regulation. So according to Fayol, discipline is absolutely essential for the smooth running of business and without it no business can prosper. तो भाई अगर एक रूल और रेगुलेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक डिसिप्लिन होगा, तभी वहाँ ढंग से काम हो पाएगा. तो प्रबंध का जो ये सिद्धांत है ये इस बात पर जोर देता है कि अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी कर्मचारियों को अपनी स्वेच्छा से संस्था के नियमों तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए. और उन्होंने ये भी कहा कि संस्था के सभी स्तरों पर प्रभावकारी प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करी जानी चाहिए और कर्मचारियों को कार्य की जो नीतियां हैं उनकी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए और जो दंड व्यवस्था है उसका न्यायपूर्ण
पालन करना चाहिए। तो डिसिप्लिन के रूप में अगर कर्मचारी वहाँ पे काम करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए काम कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का सिद्धांत। वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम only one manager. Now the principle of unity of command state that each subordinate should receive orders from only one boss or superior. तो यहाँ पे मतलब कोई भी इंडिविजुअल है तो उसका एक ही बॉस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसको दो बॉस को जवाबदेही करनी पड़ रही है। इससे क्या होगा, जो काम उसके हैं वो भी सही एग्जैक्ट उसको जवाब नहीं मिल पाएगा। यानी कि फेयोल ने ये बोला कि एक कर्मचारी को एक ही पर्यवेक्षक से आदेश प्राप्त होने चाहिए, और अगर एक से अधिक पर्यवेक्षक हैं तो ऐसी स्थिति में भ्रम उत्पन्न हो सकता है, विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, और कोई भी व्यक्ति एक ही समय में 2 अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता है। सो in the simple word, a person cannot serve 2 bosses at the same time. तो इसलिए इस सिद्धांत का कहना यही है कि एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश निर्देश प्राप्त होने चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति एक समय में एक ही अधिकारी के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होना चाहिए। 5th इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता का सिद्धांत। Now, the principle of unity of direction states that there should be one head and one plan. In other words, I can say that the activity that have same objective should be directed by only one manager under one plan. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सभी प्रकार जो एक से उद्देश्य होते हैं उन वाले कार्यों का एक ही हेड होना चाहिए तथा उन सब समान कार्यों की एक ही योजना बनाई जानी चाहिए। समान कार्य और उद्देश्यों के लिए एक ही अधिकारी एवं एक ही योजना, वन हेड वन प्लान होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे कार्यों में एक रूपता बनी रहती है और सभी कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय करना सरल हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगी, आदेश तथा निर्देश की एकता के दोनों सिद्धांतों में भी अंतर है। पहले सिद्धांत में कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया है, और जबकि इसमें संगठन, उसके विभागों एवं उसके उद्देश्यों की एकता को महत्व दिया गया है। 6th इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता का सिद्धांत। So here Henry Fayol indicated that personal interests are subordinate to the interest of the organization. The primary focus is on organizational objectives and not on those of the individual. This applies to all level of the entire organization including the managers. तो फेयोल ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यही कहा है कि हर कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना में समान हितों को वरीयता देनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि यदि व्यक्तिगत हितों और समान हितों में संघर्ष होता है तो अपन मतलब व्यक्तिगत हितों को त्याग कर दें और जो ऑर्गेनाइजेशनल हित हैं उनके लिए काम करें। तो और इसमें ये भी बताया है कि कर्मचारी तथा प्रबंधकों के बीच में न्यायपूर्ण और स्पष्ट समझौते होने चाहिए, और प्रबंधकों को हमेशा अपने अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और समय समय पे अधीनस्थों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। 7th इज रेम्यूनरेशन, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। अब remuneration of employees should be fair, reasonable and satisfactory. It should provide maximum satisfaction to employees and employers. Dissatisfaction will lead to increase in employee turnover. अब यहाँ पे ये है कि कर्मचारियों को एक उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, और यह पारिश्रमिक जो है वो केवल कर्मचारियों की दृष्टि से ही नहीं बल्कि एक संस्था की दृष्टि से भी उचित होना चाहिए। और इसमें कुछ ऐसा क्लियर नहीं किया है कि कोई निश्चित विधि बताई हो, अतः मतलब परिस्थिति और काम के अकॉर्डिंग उनको पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना चाहिए। 8th इज द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण का सिद्धांत। अब सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर।
तो फ्यूल बिलीव दैट मैनेजर शुड रिटेन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट शुड बी एट द सेम टाइम गिव देयर सबॉर्डिनेट्स एनफ अथॉरिटी टू डू देयर जॉब प्रॉपरली। तो एक बैलेंस होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। मैनेजर मस्ट फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। However, the appropriate degree of centralization depends on the circumstances of each case। भाई अब ये ज़रूरी नहीं है हर जगह दोनों का प्रपोर्शनेट सेम सा रह जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि संस्था में ना तो अधिकारों का अधिक केंद्रीकरण होना चाहिए और ना अधिक विकेंद्रीकरण ही होना चाहिए। हर प्रबंधक को अधिकारों में केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में संतुलन स्थापित कर लेना चाहिए, किंतु संतुलन भी संस्था की परिस्थितियों और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही स्थापित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैनेजर ने सोच लिया करना है तो वो हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि किस तरीके की सिचुएशन में काम हो रहा है। स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला या पद अनुक्रमता का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, नाउ ही सेड दैट स्केलर चेन रेफर्स टू अनब्रोकन चेन or line of authority running from top management to the lowest level of the organization। इसको hierarchy of authority भी कहते हैं और it should be followed by giving orders, receiving reports। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, so all communication must be routed through each authority along the line of authority। तो फ्यूल का यही मानना है कि हर संगठन में उच्च प्रबंधक से लेकर निम्नतम स्तर के प्रबंधक के बीच अधिकारों की अखंड धारा बहती रहती है। अतः आदेशों को देने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए इसी धारा या फिर इसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यानी कि अगर हम समान परिस्थितियों की बात करें तो आदेश निर्देश देना, सुझाव देना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, इन सभी में संगठन के अधिकारों की श्रृंखला को पूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं हो कि हम एक बीच के किसी अधिकारी को टाल दे, बाईपास करके आदेश निर्देश सुझाव ये सारे उसको छोड़ के आगे की तरफ प्रस्तुत कर दे। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। 10th ऑर्डर, व्यवस्था का सिद्धांत। प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मेन, मशीन, मटेरियल एट्सेट्रा। There should be a specific place for every employee in an organization। तो फ्यूल का मानना है कि there should be a place for everything and for every person and like every person and thing should be in their place। In other words, material, people should be at the right place at the right time। People should be assigned the jobs that are best suited to them। तो उन्होंने यहाँ पे यही बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ तक अगर हम व्यक्तियों की बात करें तो हर व्यक्ति को सही स्थान पर लगाना चाहिए और उसका एक स्थान नियुक्त कर देना चाहिए, निर्धारित कर देना चाहिए कि भाई तुमको इसी जगह पर काम करना है। इसी प्रकार वस्तु सामग्री को भी यथास्थान रखना चाहिए और पहले से ही उस स्थान को निर्धारित कर देना चाहिए। 11th इज इक्विटी, न्याय या निष्पक्षता का सिद्धांत। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू द सबॉर्डिनेट। देयर मस्ट नॉट बी पार्शियलिटी इन ट्रांसफ़र, प्रमोशन एट्सेट्रा। तो उनका ये मानना था कि प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ उचित, निष्पक्ष, समता, दयालुता का व्यवहार करना चाहिए और उन्हें विश्वास था कि नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच मधुर संबंधों का सूत्रपात तभी होगा जब मैनेजर लॉयल रहेगा और वो कर्मचारियों के साथ मिलकर चलेगा और उनके लिए काइंड रहेगा, फेयर डिसीजन लेगा, तभी वो ढंग से काम कर पाएंगे। 12th इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल, कार्यकाल में स्थायित्वता का सिद्धांत। एम्प्लॉयज वर्क बेटर इफ जॉब सिक्योरिटी एंड कैरियर प्रोग्रेस आर एश्योर्ड टू देम। An insecure tenure and a high rate of employee turnover will affect the organization adversely। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो कर्मचारी हैं वो उनको ये कार्यकाल जो है उनका स्थायी होना चाहिए। यानी कि इस सिद्धांत के पीछे यही मान्यता रही है कि कोई भी कर्मचारी जब किसी नए कार्य पे लगाया जाता है तो डेफिनेटली वो नया कार्य कर रहा है तो उसको कुछ समय तो लगेगा ही ना उसको सीखने के लिए। तो इसी बीच में भाई ऐसे लगने लगे इसे तो आ नहीं रहा है और उसका स्थानांतरण बार बार कर दिया जाए तो उसे बार बार नया कार्य सीखना पड़ेगा। तो वो क्या है,
मतलब उसमें कार्यकुशलता आ ही नहीं पाएगी। तो वातावरण और कार्यकुशलता में एक समन्वय की दृष्टि से कार्यकाल में एक उचित स्थायित्व होना चाहिए, उसको बार बार ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं भेजना चाहिए। 13 इज इनिशिएटिव, पहलपन का सिद्धांत। Superior must sacrifice his own vanity to encourage and inspire those under him to show initiative. Employees who are allowed to originate and carry out plans will exert high level of effort. तो यहाँ पे सिंपल से ये बताया हुआ है कि जो पहलपन है, मतलब प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्यों की योजनाएं बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कुछ स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। और इससे क्या होगा, उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा और डेफिनेटली उनको अच्छा लगेगा, वो हैप्पी फील करेंगे और उनके अंदर एक पहलपन की भावना जो है वो डेवलप हो जाएगी कि भाई हाँ, मैं भी अपने से कोई कार्य कर सकता हूँ। मतलब ही शुड बी गिवन फ्रीडम to develop and carry out their plans. और एक but managers should do it in some like within the limits of the authority of discipline. 14th and last is esprit de corps, समूह भावना का सिद्धांत। अब इसमें यही बताया हुआ है कि मैनेजर शुड प्रमोट एस्पिरिट डी कॉर्प्स और टीम स्पिरिट एंड अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द एम्प्लॉयज़. Fayol described the abuses of divide and rule policy and written communication. उन्होंने ये भी बोला कि मैनेजर शुड नॉट फॉलो द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और मिलजुल कर काम करने की भावना होनी चाहिए और प्रबंध की सफलता के लिए प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों में समूह भावना और एकता की भावना का विकास करना चाहिए। और उन्हें ये भी कहा कि प्रबंधकों को कर्मचारियों से एक प्रत्यक्ष में संपर्क बनाकर रखना चाहिए और समय समय पर कर्मचारियों के साथ संदेशों का आदान प्रदान करना चाहिए, उनसे मिलते रहना चाहिए, रिटन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कोई भी बात हो तो वो क्लियर होती जाए हैंड टू हैंड, तो समूह की भावना बनी रहती है। तो हमारे ये 14 प्रिंसिपल हैं जो हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए थे, हमें ये अच्छे से लर्न करने हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।